आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी आबादी, इतना टैलेंट, इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत चीन की तरह दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री क्यों नहीं बन सकता। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो हमें समझ में आई वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम खर्च करना, उसमें कमजोर होना। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक भारत में जीडीपी का सिर्फ 0.82% हिस्सा ही शोध कार्यों पर खर्च किया जाता है और जानकारों का ऐसा मानना है कि इसे कम से कम 2% होना चाहिए। भारत का यह हिस्सा स्लोवाकिया और पोलैंड जैसे देशों द्वारा शोध कार्यों पर खर्च की जाने वाली रकम से भी कम है। भारत का पड़ोसी देश चीन, जिससे आज हम अपनी तुलना कर रहे हैं, चीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का 2% से ज्यादा हिस्सा खर्च कर रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे किसी देश को अपनी जरूरतों का पता चलता है और इसके जरिए ही कई देश मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी चुनौतियों को दूर कर पाते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2016 के मुताबिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत की ओवरऑल रैंकिंग पूरी दुनिया में 118 है, जबकि चीन इस मामले में चौथे नंबर पर है। आप कह सकते हैं कि भारत में क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के संसाधन तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं हुआ। किसी भी देश को शोध और व्यापार का केंद्र बनाने के लिए उस देश के लोगों को अच्छी शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन भारत इस मामले में आज भी बहुत पिछड़ा हुआ देश है। भारत में शोध और अनुसंधान के महत्व को कोई नहीं समझता। भारत में सिस्टम की सोच ये हो गई है कि उसे पके पकाए आविष्कार और तकनीकें अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छा रहे और इसके लिए लोगों को और सिस्टम को खुद पसीना ना बहाना पड़े और इसमें किसी को भी कोई खर्चा भी ना करना पड़े। हम चाहते हैं सब कुछ पका पकाया हमें मिल जाए, दूसरे देशों में शोध और अनुसंधान हो जाए, दूसरे देश उस माल को बना भी दें और हम चुपचाप पैसा देकर उसे खरीद लें ताकि हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े। ऐसे में अगर भारत चीन की तरह दुनिया की बड़ी फैक्ट्री बन भी जाए यानी मैन्युफैक्चरिंग हब बन भी जाए तो नए आविष्कारों और अनुसंधान के मामले में पिछड़ा हुआ ही रहेगा और हमें लगता है कि कोई भी भारतीय नागरिक भारत को सिर्फ सस्ते मजदूरों का देश बनते हुए देखना नहीं चाहता। लेकिन आज सच्चाई ये है कि लोग यहाँ पर इसलिए आना चाहते हैं, दूसरे देशों की कंपनियां यहाँ पर इसलिए आना चाहती हैं क्योंकि हमारा देश सस्ते मजदूरों का देश बन गया है। लेकिन अगर आप इनोवेशन के मामले में, खोज के मामले में, अनुसंधान के मामले में देखें तो हमारा देश कहीं पर नहीं ठहरता। हम काफी देर से आपके साथ चीन की बातें कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत को कई जरूरी और नए कदम उठाने होंगे। लेकिन चीन की बात करते करते आपको यह भी याद रखना होगा कि चीन एक लोकतंत्र देश नहीं है। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को तो लोकतांत्रिक नकाब पहनाया है, लेकिन वो अपने लोगों के साथ आज भी तानाशाहों जैसा बर्ताव करता है। चीन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वहां फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। इन मजदूरों पर काम का काफी दबाव होता है और कई बार इस दबाव में ऐसे मजदूर खुदकुशी भी कर लेते हैं। चीन में मजदूरों के अधिकारों की इस हत्या को लेकर पूरी दुनिया में कई मानवाधिकार संगठन मुहिम भी चला रहे हैं। भारत के जिन मजदूर संगठनों पर चीन के अखबार ने काम न करने के आरोप लगाए हैं, वो संगठन अक्सर भारत में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, लेकिन चीन में ऐसा नहीं होता। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका लोकतांत्रिक ढांचा है। इसलिए भारत दुनिया की फैक्ट्री तो बन सकता है, लेकिन ये काम आम लोगों के अधिकारों की कीमत पर नहीं होगा। हालांकि हम ये भी मानते हैं कि भारत को चीन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और चीन के साथ अपना व्यापारिक घाटा कम करके चीन को एक ऐसा साझेदार बनाया जा सकता है जिसके साथ हमारा रिश्ता 50-50 की पार्टनरशिप वाला हो। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि चीन एक ऐसा देश है, आपने हमारे देश में देखा होगा, यहाँ के लेखक, बुद्धिजीवी और मीडिया जो चाहे वो लिख सकते हैं, जो चाहे वो बयान दे सकते हैं। यहाँ पर अपनी राय रखने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन चीन का मीडिया ऐसा नहीं कर सकता। चीन के नागरिक, चीन के बुद्धिजीवी और लेखक भी ऐसा नहीं कर सकते और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए। यहाँ पर हम एक और बात कहना चाहते हैं, भारत को चीन पर निर्भरता इसलिए भी कम करनी होगी क्योंकि जो पैसे भारत चीन को देता है उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही होता है। दरअसल आप चीन में बना जो भी सामान यहाँ पर खरीदते हैं वो पैसा वापस चीन के पास पहुँचता है। चीन उस पैसे से
पाकिस्तान जैसे देशों में निवेश करता है और पाकिस्तान उसी पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों के भरण पोषण के लिए करता है और वही आतंकवादी उसी पैसे से उसी पैसे का इस्तेमाल करके भारत पर हमला करते हैं। ये भारत को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति है और इस स्थिति को जल्द से जल्द हमें बदलना होगा। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सिर्फ एक कंज्यूमर यानी ग्राहक बने रहना चाहते हैं, वही क्योंकि सबसे आसान है। हम अपनी मेहनत के दम पर आविष्कार और शोध नहीं करना चाहते। ग्राहक बनना बहुत आसान है, इसके लिए पैसा लेकर सिर्फ दुकान पर जाना होता है और मनचाही चीज खरीद लेनी होती है। लेकिन एक आविष्कारक बनना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए खुद मेहनत करनी होती है और इस मेहनत से बहुत संतोष भी मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा दुनिया भर के देश हमें एक बाजार के तौर पर देखते हैं। दुनिया भर के देश अपना माल हमारे देश में लाकर बेचना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के लोग बहुत अच्छे ग्राहक हैं। वो खरीद तो सकते हैं लेकिन वो सामान बना नहीं सकते। हमें इस टैग को बदलना होगा। उसका कारण क्या है? जिस देश में शिक्षा का स्तर इतना कम हो कि 2/3 बच्चे बुनियादी शिक्षा भी प्राप्त न कर पाते हों और दुनिया के सबसे ज्यादा अनपढ़ जिस देश में रहते हों, वहां आविष्कार कैसे होगा? हमारे देश में 5वीं क्लास के सिर्फ 26% बच्चे सामान्य गुणा भाग कर सकते हैं और 46.8% बच्चे अंग्रेजी भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। भारत में 47% ग्रेजुएट्स नौकरी हासिल करने के काबिल ही नहीं है और हमारे देश में 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं और हमारा देश भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया में 76वें नंबर पर है। इन सारी मुसीबतों के बीच हमारा देश खुश भी नहीं है, क्योंकि अगर हमें ऐसा लगता है कि ये तमाम चीजें हैं लेकिन हम एक प्रसन्न देश हैं, हम बहुत खुश हैं, तो भी शायद बात बन जाती। लेकिन समस्या ये है कि हम खुश भी नहीं हैं क्योंकि हम दुनिया के हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वें नंबर पर हैं। ऐसा देश सिर्फ राष्ट्रवाद की भावनाओं के दम पर दुनिया का चैंपियन या सुपर पावर कभी नहीं बन सकता। इसके लिए हमें आविष्कार करने ही होंगे, हमें मेहनत करनी ही होगी।